आजकल हर कोई सिर्फ एक ही बात कर रहा है कि जोशीमठ का क्या होगा। लेकिन क्या आपको पता है जोशीमठ बना कैसे? क्यों जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है? जोशीमठ की भौगोलिक स्थिति क्या है? लोगों के साथ साथ आर्मी के लिए जोशीमठ की क्या इम्पोर्टेंस है? अगर जोशीमठ के पहाड़ दरक जाते हैं तो क्या बद्रीनाथ धाम का क्या होगा? और सबसे अहम सवाल, जोशीमठ की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? इस वीडियो में आपको जोशीमठ से जुड़े हर सवाल का जवाब देने की कोशिश होगी। तो चलिए सुनते हैं जोशीमठ बनने से लेकर उजड़ने तक की कहानी। गढ़वाल हिमालय में 890 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ जोशीमठ तीर्थयात्रियों और ट्रैकिंग करने वालों के लिए एक ज़रूरी रास्ता है। यह शहर एक नाजुक पहाड़ी के ढलान पर बसा है। जोशीमठ चारों ओर से नदियों से घिरी पहाड़ियों के बीच में स्थित है। पूर्व में ढकलाना, पश्चिम में कर्मनाशा, उत्तर में अलकनंदा और दक्षिण में धौली गंगा नदी बहती है। जोशीमठ से विशेष धार्मिक महत्व तो जुड़ा ही है। इससे जुड़ी पौराणिक कहानी के अनुसार पांडवों ने जब राजपाट का त्याग कर स्वर्ग जाने का निश्चय किया तो उन्होंने जोशीमठ से ही पहाड़ों का रास्ता चुना। बद्रीनाथ के बाद माणा गांव पार करने के बाद एक शिखर पड़ता है, स्वर्गोरोहिणी। यहीं से पांडवों ने एक एक कर युधिष्ठिर का साथ छोड़ना शुरू कर दिया था। फिर अंत में एक कुत्ता ही युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग तक गया था। हालांकि वास्तविक तौर पर जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जोशीमठ को पार करने के बाद फूलों की घाटी पड़ती है और ओली की शुरुआत हो जाती है। इसकी सुंदरता स्वर्ग के समान है। जोशीमठ में भूधसाव की घटनाओं को लेकर उत्तराखंड ही नहीं पूरा देश इससे चिंतित है। राज्य और केंद्र सरकार इस पर नज़र बनाए हुए हैं। अब जोशीमठ को कैसे बचाया जाए? ज़मीन में दरारें और लोगों के दर्द से इन दिनों जोशीमठ बदहाल है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे NH7 पर बसे चमोली जिले के जोशीमठ, आज यहाँ की सड़कों की हालत ये है कि अब इन पर गाड़ियाँ चलाना संभव नहीं है। खड़े होते हैं तो धरती कांपती सी लगती है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी पत्थर पर खड़े हैं जो कभी भी लुढ़क सकते हैं। राज्य सरकार ने जोशीमठ को 3 जोनों में बांटने का फैसला लिया है। ये जोन होंगे डेंजर जोन, बफर जोन, सेफ जोन। डेंजर जोन में ऐसे मकान होंगे जो अब रहने लायक नहीं हैं। ऐसे मकानों को तुरंत तोड़कर गिराया जाएगा। सेफ जोन में वैसे घर होंगे जिनमें हल्की दरारें हैं और जिनके टूटने की आशंका बेहद कम है। और बफर जोन में वो मकान होंगे जिनमें हल्की दरारें हैं लेकिन दरारों के बढ़ने का अभी खतरा बना हुआ है। ऊंचे ऊंचे मलबों के पहाड़ पर बसा है जोशीमठ। वो मलबे अतीत में हुए भूस्खलन के हैं। यह ज़मीन खोखली है, इसकी सतह ठोस नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि ज़मीन के नीचे सतह खोखली है। जब जब ज़मीन खिसकती है या उसके नीचे हलचल होती है तब तब दरारें उभरने लगती हैं। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा भारतवर्ष के चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना की जो अभी तक बहुत प्रसिद्ध और पवित्र माने जाते हैं, जिन पर आसीन सन्यासियों को शंकराचार्य कहते हैं। उन 4 मठों में से जोशीमठ एक मठ है। देश का सबसे पुराना पेड़ माने जाने वाला कल्पवृक्ष जोशीमठ में ही है। यहीं पर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी। जोशीमठ को पहले कार्तिकेयपुर के नाम से जाना जाता है। यहाँ के नरसिंह मंदिर को संत बद्रीनाथ का घर माना जाता है क्योंकि सर्दियों के 6 महीने के दौरान जब बद्रीनाथ मंदिर बर्फ से ढका होता है तब भगवान विष्णु की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में ही होती है। माना जाता है कि जोशीमठ शहर मोरैन पर बसा हुआ है, लेकिन नहीं, यह सच नहीं है। जोशीमठ मोरैन पर नहीं बल्कि लैंडस्लाइड मटेरियल पर बसा हुआ है। मोरैन सिर्फ ग्लेशियर से लाए गए मटेरियल को कहते हैं, जबकि ग्रेविटी के चलते पहाड़ों के टूटने से जमा मटेरियल को लैंडस्लाइड मटेरियल कहते हैं। साल 1939 स्विस एक्सपर्ट ने इस पे एक किताब लिखी थी जिसमें लिखा था कि जोशीमठ लैंडस्लाइड के ढेर पर बसा हुआ है। फिर साल 1976 में मिश्रा कमेटी ने कंस्ट्रक्शन को लेकर के चेताया था। उन्होंने सभी प्रकार के नए व पुराने निर्माण कार्यों को पूरी तरह से रोक लगाने की सिफारिश की थी क्योंकि इसकी सतह ठोस नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि ज़मीन के नीचे की सतह खोखली है। जब जब ज़मीन खिसकती है या उसके नीचे हलचल होती है तब तब दरारें उभरने लगती है। जोशीमठ पुराने लैंडस्लाइड जोन पर बसा है जिसके नीचे चट्टान नहीं बल्कि रेत और पत्थर है। यह जगह शहर बसाने के लिहाज से नहीं है। ब्लास्टिंग और ट्रैफिक से परेशानी और बढ़ सकती है। अलकनंदा और धौली गंगा के बहाव से नदी और पहाड़ के किनारों पर लैंडस्लाइड होती रहती है। इसके बाद
वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जूलॉजी समेत कई अन्य बड़ी संस्थानों ने लगातार चेतावनी दी। हालांकि सरकार या प्रशासन ने इन्हें कितना सुना या माना, ये आज सबके सामने है। आइए बात करते हैं उत्तराखंड में कुछ प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। सन 1991 में उत्तरकाशी भूकंप आया, जिसमें 778 लोगों की मौत हुई। सन 1998 में पिथौरागढ़ जिले में लैंडस्लाइड के कारण 255 लोगों की मौत हुई। सन 1999 में चमोली जिले में भूकंप आने से 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और पड़ोसी जिले रुद्रप्रयाग में भी भारी नुकसान हुआ। सन 2013 में जून में एक ही दिन में बादल फटने की घटनाओं के से बाढ़ और लैंडस्लाइड हुई, जिससे 5700 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। सन 2021 में चमोली जिले में ऋषिगंगा नदी में बाढ़ आने से रेणी और तपोवन एरिया में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए। पहाड़ों पर विकास हेतु निरंतर चलते हुए निर्माण कार्यों का नुकसान, जैसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हैवी मशीनरी इस्तेमाल कर हेलंग बाईपास बना रहा है। इस सड़क को बनने से बद्रीनाथ मंदिर की दूरी लगभग 30 किलोमीटर कम हो जाएगी। जोशीमठ और तपोवन के आसपास हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई थी, जिसमें विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट भी शामिल है। इस सुरंग की खुदाई के लिए टनल बोरिंग मशीन लगाई गई थी। तब एक्सपर्ट ने चेतावनी दी थी कि अचानक और बड़े पैमाने पर पानी के रिसाव से इलाके में ज़मीन धंसने की आशंका है। आगे एक्सपर्ट ने अपनी रिपोर्ट में चेताते हुए लिखा था कि प्राकृतिक रूप से जमा पानी के इस तरह बह जाने से बड़ी आपदा का अंदेशा है। सुरंग से निकलने वाले पानी की वजह से आसपास के झरने सूख जाएंगे। जोशीमठ के आसपास की बस्तियों को गर्मी के मौसम में पीने की पानी की कमी हो जाएगी। उत्तराखंड के लिए सबसे ज़रूरी प्रोजेक्ट। वैसे तो उत्तराखंड मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। 4 धाम के अलावा सिख धर्म का पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब राज्य के टूरिज्म का बहुत बड़ा हिस्सा है। ओली और फूलों की घाटी को देखने हर साल लाखों लोग आते हैं। प्रोजेक्ट के फ़ायदे: ट्रैवल इंडस्ट्री और राज्य की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। रोड एक्सीडेंट के मामले में कमी का अनुमान। नई नौकरियों से लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, इससे पलायन रुकेगा। सेना को चीनी बॉर्डर पर सुरक्षा तैयारी मजबूत करने में मदद मिलेगी। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट। एनटीपीसी का ये प्लांट चमोली जिले की धौलीगंगा नदी पर बन रहा है। 23 जून 2004 को इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 14 फरवरी 2005 को इसकी आधारशिला रखी गई। विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए 4 सुरंगें खोदी जा रही है। बैराज के जरिए नदी का पानी पहाड़ की तेज ढलान पर बनी खास गोल सुरंग में भेजा जाएगा। इस सुरंग को हेडेस टनल यानी एचआरटी कहा जाता है। इस गोल और तीखी ढलान वाली सुरंग की वजह से पानी के बहाव में पैदा हुई ताकत से जनरेटर के टरबाइन घुमाए जाएंगे और इससे बिजली पैदा होगी। बिजली बनाने की इस परियोजना को लेकर एनटीपीसी और उत्तराखंड सरकार के बीच 2004 में समझौता हुआ था। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरुआत में इसका कंस्ट्रक्शन लार्सन एंड टर्बो और ऑस्ट्रियाई कंपनी एल्पाइन मेरेडर बाउ के पास था, लेकिन 2014 में टनल की बनाने में आई भौगोलिक अड़चनों के बाद समझौते को तोड़ दिया गया था। कंपनी से समझौता तो तोड़ दिया गया, लेकिन उसकी बनाई सुरंग से निकलने वाले पानी की वजह से आसपास के झरने सूखते गए। अचानक और बड़े पैमाने पर पानी बहने से क्षेत्र में ज़मीनें धंसने लगी हैं। इस वजह से जोशीमठ का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट क्या है? ये 4 धाम कौन कौन से हैं? पहला धाम केदारनाथ, दूसरा बद्रीनाथ, तीसरा गंगोत्री और चौथा यमुनोत्री है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की लगभग 900 किलोमीटर लंबी 4 धाम परियोजनाओं को अनुमति दे दी थी। इस फैसले के बाद उत्तराखंड में चीन की सीमा तक डबल लेन हाईवे बनाने का रास्ता साफ हो गया। केंद्र सरकार ने अपनी परियोजनाओं को लेकर छोटा 4 धाम में कनेक्टिविटी में सुधार के साथ साथ सुरक्षा का हवाला दिया था। सरकार ने चीन की सीमा तक अपनी पहुंच को बनाने के लिए सड़कों को चौड़ा करने की अनुमति मांगी थी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार की परियोजनाओं की कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर करने की इजाज़त दी थी। इससे उत्तराखंड में चीन की सीमा तक डबल लेन हाईवे बनाने का रास्ता साफ हो गया। इस प्रोजेक्ट के तहत तीर्थ स्थलों और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग NH 125 के टनकपुर से पिथौरागढ़ को जोड़ने वाली 900 किलोमीटर सड़क बनाई जा रही है।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि तीनों हाईवे देहरादून और मेरठ के आर्मी कैंप्स को चीन की सीमा से जोड़ते हैं, ताकि किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए हम पहले से तैयार रहें। इलाके में सरकारी परियोजनाओं को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, खासकर बिजली परियोजनाओं और सुरंगों को, लेकिन विकास परियोजनाओं तो देश के अन्य हिस्सों में भी तो होती है और उत्तराखंड में भी विकास परियोजनाओं के कार्य हो रहे हैं। आखिर जोशीमठ में ऐसा क्या है कि परेशानियों को दूर करने के लिए हुई सड़क बिजली की व्यवस्था से ही परेशानी हो गई? इसका बहुत हद तक जवाब उसकी भौगोलिक स्थिति में है। वैज्ञानिक रिपोर्ट में कहा गया था कि जोशीमठ प्रतिवर्ष 1 सेंटीमीटर धंस रहा है। इमारतों में दरार पड़ने की सभी संबंधित चेतावनियों की अनदेखी कर दी गई। यदि समय रहते इस समस्या का समाधान और दरारों का अच्छा ट्रीटमेंट कर लिया जाता तो आज इसके भयंकर परिणाम हमें देखने को नहीं मिलते। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि समस्या के प्रति अचेत केंद्र सरकार व राज्य सरकार वक्त से कार्रवाई करने में चूक गई। राज्य सरकार व केंद्र सरकार को साल भर पहले ही खतरे की घंटी क्यों सुनाई नहीं पड़ी? जोशीमठ में तबाही का पहला संकेत अक्टूबर 2021 के आसपास देखने को मिला, लेकिन राज्य सरकार व केंद्र सरकार ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया, जिससे अब समस्या धरातल पर ही दिखनी शुरू हो गई है। जोशीमठ की कोई सुध न लेने वाली राज्य सरकार व केंद्र सरकार को जब तक जोशीमठ की गंभीरता समझ में आई तब तक इतनी देर हो चुकी है कि जोशीमठ को बचाने का कोई संभव प्रयास मुमकिन शेष नहीं रह गया। जिन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है उनके लिए सरकार ने राहत केंद्र बनाए हैं। अगर कोई परिवार किराए से रहना चाहता है तो उसे आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया है। अपनी आंखों के सामने अपना घर उजड़ जाने की कहानियां जोशीमठ में बिखरी पड़ी है। वो सपनों से बनाए हुए घर थे, वो कर्जा लेकर बनाए हुए घर थे, वो रिटायरमेंट का पैसा लगाकर बनाए घर थे जो अब नहीं रहे। अब गुस्सा और आंसू ही बचे हैं। एनटीपीसी ने पूरे जोशीमठ को तहस नहस कर दिया। हम जो भुगत रहे हैं वो एनटीपीसी जैसी कंपनियों का किया धरा है। जोशीमठ में आपदा के साथ साथ दूसरा नज़ारा पलायन का भी है। कहीं लोग अपने घर का सामान ले जाते दिख रहे हैं तो कहीं अपने टूटे घर की मरम्मत कराने की नाकाम कोशिशें भी कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं जोशीमठ को कैसे बचाया जाए। इसके कुछ उपाय: लैंडस्लाइड जोन में पेड़ों की कटाई रोकी जाए, लोगों को ईंधन के वैकल्पिक जरिए दिलाए जाएं ताकि वे इमारती और जलाऊ लकड़ी के लिए पेड़ न काटें। इलाके में पानी का रिसाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए पक्के ड्रेनेज सिस्टम बनाएं ताकि बारिश का पानी ज़मीन में ना बैठे। नदी के किनारे पर कटाव रोकने के लिए कमज़ोर हिस्सों पर सीमेंट ब्लॉक करे जाने चाहिए। पहाड़ों के नीचे की ओर लटक रहे पत्थरों को सपोर्ट दिया जाना चाहिए। अब आखिरी बात, हमें अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए